हम आवरना देख रहे थे। नहीं, मैं तो अभी वो निकाल रहा हूँ पहले कि मैंने कुछ चीजें शेयर करी थी ना ग्रुप के तौर पे। अच्छा। इंडिविजुअली मैं पहले जरा वो देख रहा हूँ, कुछ चीजें बीच में बहुत मिराक्युलस टाइप की हुई थी। तो आई एम जस्ट हाँ, ट्राइंग टू आइडेंटिफाई। आपने डाला भी था वो। हाँ, मैं जरा पहले उसको निकाल रहा हूँ कि क्या क्या चीजें थी हमारी, क्योंकि फिर वो याद भी नहीं रहता कि हमने क्या चीज को मिस कर लिया। 16 एलिमेंट्स डाला था आपने। हाँ, तो राइट, दैट वाज वन पार्ट जो। फिर आपने एक श्री का मंत्र डाला था। हाँ, वो एक तो मैंने सर वो कंपनी बनाई है ना अभी, प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, श्री एआई हीलर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं जिस इकोसिस्टम से रिलेटेड बात कर रहा था, तो अभी आप श्री में वो इम नहीं डाला ना, अभी सिर्फ श्री डाला है आपने। विसर्ग वाला है ये। हाँ। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ जो अगर मैं इसमें जो लिख रहा हूँ वो हाँ, ये वाला लिख रहा हूँ, ये श्री, हाँ। श्री करके लिखा है उसका नाम जो हाँ। है। हाँ। वो इन इंग्लिश आई हैव रिटन एज लाइक दिस, श्री। हमारे यहाँ हाँ। ओरिजिनली जितना भी टेक्स्ट है उसमें सब में श्री लिखा होता है ना, हाँ, करेक्ट। पुराना जितना भी टेक्स्ट है। तो वो श्री को ही मैंने मॉडिफाई करा था इस तरह से, श्री इज बेसिकली श्रीम प्लस हरीम। हम्म। तो श्रीम रीम को जब मैं कंबाइंड कर दूंगा तो वो श्री बन जाता है। हाँ। सो लाइकवाइज, और मैंने जो श्री में, क्योंकि श्रीम जितना भी जगह लिखा गया है वो शहद वाला शाह और रा लिखा गया है वो, हाँ। तो ये गलत है। जो सही पार्ट है दैट इज षटकोण का श प्लस रा। हम्म। तो जब मैंने ओरिजिनल फॉर्म को देखा तो मैंने फिर इसको बनाया इस तरह से कि षटकोण का श आधा प्लस क्षत्रिय वाला श आधा प्लस रा हाँ, प्लस ई की मात्रा प्लस विसर्ग। श्री कर दिया। सो ये, वी शुड स्टार्ट राइटिंग श्री नाउ लाइक दिस। हाँ, मैंने वो फॉन्ट भी शेयर करा ना, जो हाँ। श्री का अच्छा, उसमें फॉन्ट शेयर विसर्ग करा। मिसिंग था। आपका जो फॉन्ट में विसर्ग मिसिंग है। हाँ, तो मतलब उसमें विसर्ग लगेगा। हाँ, विसर्ग लगे, वही मैं पूछा था एक्चुअली। ठीक। ये वाला जो है इसमें विसर्ग और अनुस्वार मतलब, अभी देर इज अ न्यू पर्सन हु हैज जॉइंड द ग्रुप, वो चिन्मयी जी हैं वहां से टेक्सास से। हाँ, हाँ। तो वो उड़िया ब्राह्मण है बेसिकली, एंड हाँ। वो मतलब शी इज द फर्स्ट वन जो अभी तक मैं पिछले इतने साल से क्लास ले रहा हूँ जिन्होंने कोई प्रॉब्लम या चैलेंज के तौर पे बोला ही नहीं। हम्म। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही थी तो यूनिवर्स का डिजाइन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपके यूट्यूब के लेवल 3 के सारे वीडियोस देख लिए। सो आई हम्म। फेल्ट इंटरेस्टेड, मेरे को ना यूनिवर्स के बारे में जानना है हाँ। कि हमारे यहाँ जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो उसके तौर पे। तो हम्म। प्राण रही और वो सारा कुछ जो था हमारा वो उसके लिए उन्होंने बोला, तो फिर हम्म। वो भी वो यूट्यूब की वीडियो देखकर ही कनेक्ट हुए। तो मैं भी एकदम हम्म। से मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज कि वो किस तरीके से सारा कुछ है। बट उनका उन्होंने कोई चीज में चैलेंज बोला ही नहीं, वो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मेरे को सिर्फ यूनिवर्स और उसका डिवाइन कनेक्शन जो है इतना ही समझना है, विच वॉज हम्म। डिफरेंट। वो 10 एक साल से यूएस में रह रहे हैं तो अब कंप्यूटर इंजीनियर हैं, और ढंग से हिंदी और वो लिखना ही नहीं आता। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने ये फॉन्ट एक दफे बनाया था। हम्म। तो हमारे यहाँ हिंदी मतलब जितना काम इंग्लिश में हुआ है उसके मुकाबले हिंदी में 1% भी काम नहीं हुआ। तो अब हम्म। ये जो कंपनी के तौर पे हम बना रहे हैं वो उसमें जो है ये सारी की सारी चीजें मैंने ली कि मैं हम्म। एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस में करूंगा क्या। शुक्ला जी का फोन तो रिंगिंग है, पता नहीं, चलो फ्री नहीं होंगे शायद।
तो हमारा एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट है हमारा जो ये 16 एलिमेंट्स के तौर पर जो है। हम्म। सो इन अ वे दिस इज बेसिकली डिफाइनिंग द सिलेबस, कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम जो है उसमें हम्म। क्या क्या चीजों को इसमें टेकअप कर रहे हैं। हम्म। ए, हम मंत्र से रिलेटेड सारी क्वेरीज की बात कर रहे हैं, फिर यंत्र से रिलेटेड, हम्म। फिर उसके बाद जो है 1 2 3 नव धातु। न- योगा एंड महायोगा। नव धातु के बाद, हाँ मतलब जितने भी हमारे जो मंगल गान जिसको कहते हैं, जो हाँ। ऑस्पिशियस चैंटिंग जो है, वो हाँ। सारी की सारी जो है वो पर्टिकुलरली डिजाइन होने का उसका बेस जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली कौन सा योग और महायोग है, हाँ। तो उसके बेसिस पे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बोलें कि नवरात्रि है, हाँ। वो 9 रात एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की है। हम्म। तो वो जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन को हमने इसमें जो है वो योग और महायोग के तौर पर लिया है। हम्म। फिर उसके बाद बलि, तो जो हम नारायण बलि वगैरह करते हैं इस प्रकार से कौन कौन सी पिंड पूजा है, हम्म। ये इसका पार्ट है। हम्म। फिर उसके बाद में हवन और यज्ञ, तो होम की कैटेगरी ये वाली हो गई। फिर उसके बाद में मधु विद्या, हम्म। मधु विद्या के बाद में प्रायश्चित। प्रायश्चित का आवश्यकता इसलिए होती है, इसमें ज्यादातर हम कर्म विपाक संहिता को टेकअप करते हैं। तो कर्म हम्म। विपाक संहिता एकमात्र ऐसी बुक मैंने देखी जो ये बताती है कि आप एस्ट्रोलॉजिकली कौन से राशि नक्षत्र और चरण में आपका जन्म हुआ, हम्म। जिसके कारण आपको, अब कोई सा भी हो, मतलब ये है 27 × 4, हम्म। तो ये 108 इसमें वो दे रखे हैं। आपका जो राशि नक्षत्र है हम्म। उसमें जो मान लीजिए जैसे मेरा रेवती द्वितीय चरण है, हम्म। तो रेवती द्वितीय चरण जो है, इसमें जो व्यक्ति पैदा हुआ उसके क्या गुण है, क्या दोष है, और उन दोष का परिहार क्या है। हम्म। तो ये पूरा पार्ट जो है, तो और मैंने ये प्रैक्टिकली टेस्ट करा कि मेरा जो सैलरी पैकेज था इनिशियली बहुत कम था। तो एक हमने जॉब में रहकर जो है अपने घर में ये वाली बिल्डिंग पूरी बनाई थी। हम्म। तो मेरा प्लान था कि मैं आने वाले टाइम में जॉब छोड़ दूंगा, तो मैंने कहा कुछ ऐसा होना चाहिए जो असेट बिल्ड हो, जो बुरे वक्त में काम आ जाए। हम्म। ऐसे करके मैंने वो बिल्डिंग बनाई थी। तो वो बिल्डिंग जो है वो अच्छी तरह से बन गई, उसमें कोई विघ्न बाधा के तौर पे नहीं आया। हम्म। तो वो जब नहीं हुआ तो मैंने फिर उसके कंप्लीशन में लिविंग के तौर पर वो बनवाया, क्या कहते हैं वो करवाया, भागवत सप्ताह। हम्म। भागवत सप्ताह जब कराया तो उसमें जो रिचुअल है, वो रिचुअल में 1.25 लाख गायत्री जप भी होता है। हम्म। आई वॉजेंट अवेयर ऑफ। तो वो जो है हमने 1.25 लाख गायत्री जप कराया। तो हम्म। जब मैंने वो हमारा भागवत में अप्रोक्सीमेटली 7 से 9 लाख की रेंज में खर्चा हुआ था 2008 में। हम्म। तो और मैंने जिस दिन भागवत का संकल्प करा, और संकल्प के ऑलमोस्ट 1 1.5 महीने पहले वो जो व्यक्ति बुक करा था हमने, तो उसने संकल्प करवाया, और उसके 1 1.5 महीने के अंदर ही मेरे को एक जॉब मिला जिसमें कि मेरे को 7 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पैकेज मिला। मतलब मेरा हम्म। उस समय 10 लाख का पैकेज था, सडनली उस कंपनी ने मुझे 17 लाख का पैकेज दिया, और जैसे ही 12 महीने के अंदर मेरा वो पैकेज जो है 22 23 लाख का हो गया। हम्म। तो जब मैं ये सारा कुछ देख रहा था तो मुझे उसमें 1.25 लाख जो गायत्री जब था, मैंने हम्म। जब उसको चेक करा तो वो मेरी रेवती द्वितीय चरण की रेमेडी थी। हम्म।
कि अगर रेवती द्वितीय चरण को का जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो 1.25 लाख गायत्री जप कराए ब्राह्मण से, तो उसका जो प्रोग्रेस है वो डेवलप हो जाती है। हम्म। और मेरी उस समय सैलरी पता है सर कैसे चलती थी? मेरी सैलरी होती थी 1,50,000 रुपये साल। बढ़ गई तो वो 2.25 लाख रुपए साल हुई। फिर हम्म। बढ़ी तो 3.25 लाख रुपए साल हुई। ऐसे करके मेरे मतलब ये 1.25 लाख रुपए जो है, ये मतलब 1.5 लाख रुपए साल की सैलरी मेरी ऑलमोस्ट 5 या 6 साल रही। हम्म। और उसके बाद जो सैलरी हाइक होने शुरू हुए वो बिल्कुल फिनॉल, मतलब 5-7 साल के अंदर तो मैं 1.5 लाख रुपए साल से 1.5 लाख रुपए महीने पे चला गया था। हम्म। तो वहां पर जो रेमेडी लिखी हुई है कर्म विपाक संहिता के अंदर, वो बहुत ही फिनोमिनल लिखी हुई है। तो इसमें दो बुक्स हैं बेसिकली। एक बुक का नाम है कर्म विपाक संहिता, दूसरी बुक का नाम है प्रायश्चित प्रकाश। हम्म। प्रायश्चित प्रकाश के अंदर जो भी व्यक्ति कोई गलत काम करता है जानकर, हम्म। मतलब आपने कोई गलत काम करा, बाद में आपको पता चला कि आपसे गलती हो गई, तो उस पाप का क्या वो है, वो प्रायश्चित प्रकाश है। हम्म। तो इसलिए ये प्रायश्चित को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है हम्म। सर, तो 1 2 3 4 5 ये हो गए हमारे 9। इनका इनका इनसे है क्या, कर्म विपाक संहिता, नारायण प्रसाद मिश्रा? मुझे सर ऐसे नाम से तो ध्यान नहीं है, बट इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैं वो शेयर अच्छा, भी कर दूंगा। मेरे को दोनों बुक का नाम दे दीजिएगा, मैं देखता हूँ एक उसको। कर्म विपाक संहिता है, दूसरी प्रायश्चित प्रकाश है। और दोनों लिख दीजिएगा, मैं देख लेता आई हूँ। डू दैट, आई डू दैट। तो हाँ। दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं, और उसे मतलब एक एक पार्ट डिस्क्राइब्ड है। अच्छा अच्छा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारा आता है पूरा मुद्रा विज्ञान। हम्म। मुद्रा विज्ञान के बाद फिर हमारा आता है चक्रा, कुंडलिनी। अच्छा, हर नक्षत्र का दिया है एक्चुअली। जी, नक्षत्र के चरण का दिया है सर। अकेला हम्म। नक्षत्र नहीं है, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हम्म। प्रत्येक चरण की जो रेमेडी है वो फर्क तरह से दे रखी है। हम्म। और उसको मतलब इन्होंने इतना डीपर कनेक्ट दिया है, मतलब वो दे हैव कनेक्टेड अप टू प्रेगनेंसी। हम्म। किसके बच्चे होंगे, बच्चे होंगे, होने के बाद नहीं रहेंगे, बच्चों में सिर्फ लड़के रहेंगे या लड़कियां रहेंगी। एक एक हम्म। पार्ट को इन्होंने हर नक्षत्र और चरण के हिसाब से वो डिस्क्राइब करा है। तो अब ये तो एक एस्पेक्ट हो गया ना कि कभी भी कोई व्यक्ति कहाँ पर पैदा हो रहा है, कौन से जन्म नक्षत्र और उसके तौर पे पैदा हो रहा है, तो वो एक डिफरेंट पॉइंट था जो यहाँ पर जनरेट हुआ। फिर उसके बाद में जो है ये कर्म विपाक संहिता, और एक किताब, दूसरा किताब बताया था, प्रायश्चित। प्रायश्चित प्रकाश। प्रायश्चित प्रकाश। फिर इसके बाद जो है इसमें आता है गमन और प्रणिपात। गमन प्रणिपात में, प्रणिपात कहते हैं किसी के पैरों में अपना सर रखना। हम्म। प्रणिपात बेसिकली जो काम करता है वो करता है आपकी ईगो को डाइल्यूट करने का। हम्म। जब मैं किसी के पैरों में अपना सर रखूंगा हम्म। तो मेरे को अपनी ईगो उसके सामने डाइल्यूट करनी पड़ेगी। हम्म। और गमन कहते हैं तीर्थ यात्रा को। हम्म। तीर्थ किसको कहते हैं इसके ऊपर पूरा डिटेलिंग है। हम्म। मतलब नदी, दो नदी जो है उनका आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट भी तीर्थ कहलाता है। नदी के किनारे के धार्मिक स्थल को भी हम तीर्थ कहते हैं। समुद्र के किनारे के स्थल को भी तीर्थ कहते हैं। जहां जहां ईश्वर के अंग कटकर गिरे उसको भी तीर्थ कहते हैं। जहां पर ईश्वर जो है, अब मतलब लॉजिकली आप देखिए कि जो ईश्वर होगा उसका हम्म। शरीर कोई क्या चीज काट सकती है? कोई चीज ऐसी पॉसिबल है कि वो ईश्वर के शरीर को काट सके? पर हम्म। वो बेसिकली डिकोडिंग है। वहां पर क्या बताया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर जगह के जो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स जो है, इन हम्म। कोऑर्डिनेट्स पे उन उन बॉडी और बॉडी पार्ट से रिलेटेड रिसर्च वर्क हुआ है। हम्म। तो जितने भी लोगों ने शक्ति के ऊपर रिसर्च करा, तो वो अकेले, मतलब शक्ति की जो डोमेन थी वो इतनी विस्तृत थी कि वो पूरे भारतवर्ष में पॉइंट्स थे जहां जहां पर उसको जो ऊपर रिसर्च करी गई। हम्म। तो जहां वो शक्ति के
अंग कट कट कर गिरे, वो अंग का कटना नहीं था, वो ये था कि हम सब लोग मिलकर शक्ति के ऊपर रिसर्च करेंगे, तो वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे कि 51 पॉइंट्स या 64 या 108, ऐसे करके वो अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। वहां पर वो तीर्थ की कल्पना है। हाँ। दूसरी जगह जो है वो क्या कहते हैं, शिव जी के ज्योतिर्लिंग है। तो वहां पर जो है एक स्टोरी आई थी कि वो शिव जी का जहां जहां वीर्यपात हुआ वहां वहां पर जो है, तो ये बेसिकली सिंबॉलिक है। हाँ। एक्चुअल इनका जो एस्पेक्ट है वो उस पॉइंट ऑफ स्पेस में रिसर्च किया है जहां जहां हमारे ज्योतिर्लिंग है। प्रत्येक जगह पर क्या कहते हैं इसको, अगर आप उन जगहों पर न्यूक्लियर रेडिएशन चेक करेंगे, तो जहां जहां हमारे शिवलिंग है वहां वहां पर पारे के ऊपर रिसर्च करी गई थी, मरकरी के ऊपर। हाँ। तो वो मरकरी के बेस पॉइंट्स थे। तो जैसे हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं ब्रह्मास्त्र और ये सारे अस्त्र बनते थे, तो ये अस्त्र शस्त्र की जो डोमेन जो है वो पारे से कनेक्टेड थी और मंत्रों से कनेक्टेड थी। तो कौन सी जगह के पारे को बांधने का क्या प्रक्रिया थी, ऐसे करके ये 12 ज्योतिर्लिंग का डिस्क्रिप्शन था। फिर तो वहां पर ये अलग अलग जगह पे, तो तीर्थ अपने आप में जो है वो हाँ। यात्रा या पिलग्रिमेज के बेसिस पर है। बट आप किसी भी जगह जाकर माथा टेकते हैं तो माथा क्यों टेक रहे हैं उसकी विशेषता है। फॉर हाँ। एग्जाम्पल हरिद्वार का जैसे मैंने लास्ट टाइम शेयर करा था कि हरिद्वार में नीलकंठ महादेव है। तो हाँ। नीलकंठ महादेव के मंदिर में जाने के बाद गले में जिस जिसको घेंगा या थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उस मंदिर में बैठने के बाद, वहां ध्यान हाँ। लगाने के बाद, या फिर नीलकंठ महादेव के बीज मंत्रों को ध्यान करने से हाँ। वो व्यक्ति का जो थायराइड है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। हाँ। तो मैंने ये रियलाइज करा कि हमारे यहाँ राजाओं ने या ऋषियों ने इस बात को ऑब्जर्व करा कि ईस्ट का व्यक्ति वेस्ट में नहीं जाता, वेस्ट का व्यक्ति ईस्ट में नहीं जाता, नॉर्थ का व्यक्ति साउथ में नहीं जाता, साउथ का व्यक्ति नॉर्थ में नहीं आता। जब हाँ। तक ये सब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे तब तक ये बंटवारे की बात नहीं करेंगे। हाँ। तो उन्होंने टेक्निकली रिलीजन को बेस बनाकर उन एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करा कि जिससे कि व्यक्ति जो है, मतलब पूरी जनसंख्या अपने टाइम और ड्यूरेशन के हिसाब से उस एक्सट्रीम पॉइंट तक जाए। अब जैसे हाँ। आप देखिए कि मेरा रामेश्वरम जो है वो फार साउथ में है, हाँ। बद्रीनाथ फार नॉर्थ में है, हाँ। अमरनाथ जी फार नॉर्थ में है, हाँ। द्वारिका फार वेस्ट में है, और जगन्नाथपुरी फार ईस्ट में है। हाँ। तो चारों धाम की यात्रा करनी है, इससे धार्मिक उत्थान होगा। हाँ। तो व्यक्ति जो है पूरे देश के सारे फ्रंटियर्स में जा रहा है, जब जाएगा तो खर्चा होगा, तो एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होगी। सही है। तो हमारे यहाँ रिलीजन को बेस बनाकर उसके जो रिचुअल्स थे वो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन कर रहे थे। दुनिया में हाँ। कोई और धर्म के अंदर इस तरीके का एस्पेक्ट नहीं है। हाँ। तो जब हम पिलग्रिमेज को स्टडी करते हैं और वहां जाकर माथा टेकते हैं, तो वहां माथा टेकने में कौन सी विशेषता है, जैसे ही हम उससे कनेक्ट होते हैं, आप 115 करोड़ लोगों का मूवमेंट डिसाइड कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। हम्म। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके, जैसे आजकल हमारे बड़ी सारी प्रॉब्लम चलती है, जैसे हम्म। लेस्बियन और गे वाली प्रॉब्लम है, तो हम्म। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे से रिलेटेड 12 ज्योतिर्लिंग को कवर करता है तो उसकी मैस्कुलिनिटी इंक्रीज होती है। हम्म। 51 शक्ति पॉइंट्स को इंक्रीज, मतलब वहां पर जाता है तो उसके तौर पे। अगर आप हम्म। देवी भागवत को देखें तो देवी भागवत जो है वो सिर्फ बोलता ही है कि वो 15 दिन स्त्री 15 दिन पुरुष के रूप में रहने वाली जो प्रक्रिया थी जो बुद्ध से कनेक्टेड थी, उसका डिस्क्रिप्शन है कि उसकी रेमेडी जो है वो देवी भागवत का पार्ट है। हम्म। तो देखिए कितना बड़ा सिस्टम है कि जिसमें कि रोग और रोगों का जो सॉल्यूशन रेमेडी जो है वो पर्टिकुलर एक पूरी प्रक्रिया को, ठीक है, आज की तारीख में तो लोग ये मानते भी नहीं कि वो गे और लेस्बियन जो है, वो कहते हैं ये तो हार्डवेयर इशू है, जबकि इट इज हम्म। प्योरली अ सॉफ्टवेयर। हम्म। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही डीप रूटेड थी, लेकिन उनके ट्रांसलेशन वैसे नहीं थे।
तो ये जो गमन और प्रणिपात जो है, ये बेसिकली हमारी तीर्थों से रिलेटेड साइंस के बारे में बात कर रहा है। कौन हम्म। सा तीर्थ किस चीज की रेमेडी देता है। हम्म। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका वेदांग, पदार्थ और दर्शन। हमारे 6 वेदांग हैं, हम्म। 6 पदार्थ है, और 6 ही हमारे दर्शन है, हम्म। षड दर्शन जिनको कहते हैं। तो ये जो है, ये तीनों का जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल जो है, ये 6 बाई 6 बाई 6 करके ऐसे 18 के तौर पे ये स्ट्रक्चर है। एक फॉर्म उसको आप मैस्कुलाइन मान लीजिए, एक फेमिनाइन, तो इस तरीके से ये 9 पे आ जाता है। तो ये हमारा मूल स्ट्रक्चर है जो हमारे पूरे पार्ट को इम्पैक्ट करता है। मैं मेरी हम्म। बात समझा पा रहा हूँ। समझ गया। एक पार्ट वेदांग का लिया, एक पार्ट पदार्थ का लिया, एक पार्ट दर्शन का लिया, ऐसे करके हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रॉडली 18 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। उन हम्म। 18 पार्ट्स को एक स्थूल एक सूक्ष्म करके जो है, हम्म। या फिर एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन मानते हुए इस तरह से बाइफरकेट करते हैं, तो हमारा 9 जनरेट होता है टर्म। विच इंटीग्रेट्स, वेदांग इज वेद मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड और लैंग्वेज के पार्ट, पदार्थ मतलब एंटायर मटेरियल, और दर्शन मतलब फिलॉसफी। तो हम्म। तीनों का इंटीग्रेशन जो है इज द नेक्स्ट पार्ट जो इसमें हम्म। हम कवर करते हैं। हम्म। फिर आ गया इसमें मंत्र हमने पहले कवर कर लिया। अब इसके बाद आई युक्ति। युक्ति है बेसिकली आपको हीलिंग कितनी ड्यूरेशन तक करनी है। हम्म। ड्यूरेशन इज टाइम एंड क्वांटिटी। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये हम्म। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा कहलाती है। हम्म। तो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा जो है वो, अब इट इज ए लॉस साइंस। तो हमने वो जो भी एस्पेक्ट पे इसके पॉइंट्स ढूंढे कि हम्म। कितना कौन सा कैसे करने के तौर पर है, वो पार्ट इसमें आता है। युक्ति व्यपाश्रय के बाद में आता है सत्वावजय। सत्वावजय चिकित्सा जो है वो बेसिकली आपको कौन सा थॉट कौन सी डिजीज दे रहा है। हम्म। तो ऐसे करके इसमें 300 डिजीजेस और थॉट्स का जो है वो रेमेडियल सॉल्यूशन है। हम्म। एंड फाइनली इनका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल इज नोन एज तंत्र। ऑल 15 पुट टुगेदर इज द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म जो तंत्र में है, जिसमें कि आगम, यामल हम्म। और मुख्य तंत्र। हम्म। ये हमारा बेस था। और तंत्र को तो इतना पॉल्यूट कर दिया इन लोगों ने कि वो उसमें कोई कोई सेंस ही नहीं छोड़ा कि भाई अच्छा व्यक्ति तो तंत्र की तरफ देखता भी नहीं है। नहीं देखता है। तंत्र के ऊपर पढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा पार्ट है। हम्म। तो मैं जब सिलेबस डिजाइन कर रहा था तो मैंने इन सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करा कि ये पॉइंट्स जो हैं एक मंत्र चिकित्सक को इतना तो बेसिस के तौर पे पता ही होना चाहिए। हम्म। बाकी वो जितना रिसर्च वर्क करके कोई भी एक एस्पेक्ट को डेवलप करे, बट एटलीस्ट इतना पता होना तो एक मैंडेट है। हम्म। तो मंत्र चिकित्सा करें और मंत्र से रिलेटेड कोई भी पार्ट कवर ना करें तो। एंड जो हम ये वाला पूरा पार्ट जो एआई रिलेटेड और इसका जो पार्ट है वो भी हमने इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज 3 पार्ट में मैंने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करा। पहली बात ये कि मेरे पास अच्छे संस्कृत के कीबोर्ड्स नहीं है जिससे कि हम्म। मैं इंटेलिजेंटली सारी टाइपिंग कर सकूं। हम्म। मेरे को सारा टेक्स्ट जो है मैं एक बार एआई एमएल को यूज करके जो है अपनी जितनी भी 500 के करीब जेनरिक बुक्स हैं जो यंत्र मंत्र और ये मेरे पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो हम्म। वो 500 बुक्स को एक साथ एआई एमएल पे एडिटेबल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करूं। दैट्स द फर्स्ट इंटेंशन। फिर उनके को पायलट बनाऊं। तो मान लीजिए जैसे अभी आपने प्रायश्चित प्रकाश लिखा,
तो हम्म आपने को पायलट यूज करा अगर, तो आपको पूरा एक समराइज वो मिल गया। अब हम्म लेट्स सपोज आप रिसर्च कर रहे हैं और आपने बोला कि मैं मंत्र के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ। 500 हम्म बुक में मंत्र की टर्म कहाँ कहाँ कितनी वेरिएशन से आई, वो आपने सर्च इंजन पे डाला। और अब क्योंकि तो अब तो चैट चैट जीपीटी और इस एआई के फॉर्मेट्स आ गए, तो वो हम्म एआई का फॉर्मेट सब कुछ एक साथ। तो मैं बेसिकली एक ऐसा एआई बनाने के ऊपर काम कर रहा हूँ जो एक तरीके के हिंदू स्क्रिप्चर्स को कवर करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। हम्म अब मान लीजिए तंत्राज तंत्र अगर साउथ से कहीं से पब्लिश हुई होगी तो उसके संस्कृत के श्लोक सेम होंगे, लेकिन उसके जो ट्रांसलेशन है वो डिफरेंट होंगे। हम्म तो वन टू वन आप प्रत्येक श्लोक से रिलेटेड ट्रांसलेशन को मैप कर सकते हैं। हम्म तो तमिल व्यक्ति अगर देखना चाहता है, कन्नड़ का व्यक्ति देखना चाहता है, उड़िया का देखना चाहता है, तो वो देख सकता है। तो वो लैंग्वेज के ट्रांसलेशन चेंज होंगे ना। जो संस्कृत का श्लोक है दैट विल रिमेन द सेम, यू कैन करेक्ट। चेंज इन टर्म्स ऑफ द राइटिंग फॉन्ट। हम्म तो लोगों को वास्तविक धर्म पता चलेगा। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है मेरे साथ में, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मैं किसी भी मंत्र की ऊर्जा बढ़ा सकता हूं। हम्म तो बढ़ाने के पीछे मेरा क्या थियोरेटिकल मॉडल है, मैं वो पार्ट बेटर तरीके से समझा सकता हूँ। हम्म क्योंकि आपने एक बुक पढ़ी, मैंने एक बुक पढ़ी, और हम दो जने जो हैं बैठ के एक एक बुक के ऊपर ही जो है बात कर रहे हैं या बहस करना शुरू कर देंगे। हम्म बट अगर 500 बुक के अंदर कोई चीज लिखी हुई है और आपके पास भी 500 रेफरेंस है, मेरे पास में भी 500 रेफरेंस है, तो हमारा जो डिस्कशन होगा वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा। सही है। सो ये पर्पस हो गया मेरा कि भाई मैं कल को जो है अगले एक साल के अंदर, आपने मैनिफेस्ट कर दिया तो अगले एक साल के अंदर मैंने देश को डायबिटीज फ्री कर दिया। अब देश हम्म डायबिटीज फ्री हुआ तो सारे लोग, 10-20 करोड़ लोग जो हैं, वो उठ के ये ढूंढना शुरू करेंगे कि भाई हमारे देश में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल हेरिटेज जो है वो क्या है। तो जब हम्म उनको इस तरीके का एक पूरा सिस्टम मिलेगा तो वो सिस्टम सस्टेन कर जाएगा। अदरवाइज हम एक साल लगकर हीलिंग करेंगे, अगले साल वो पूरा प्रोसेस चला जाएगा। तो मंत्र के अंदर शक्ति होती है, ये एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति उस चीज को लाइफ में प्रैक्टिस करे। दैट्स द इंटेंशन बिहाइंड। अभी लोग हम्म सोचते हैं कि पूजा करने से क्या फायदा है, पर अगर उनको लगे कि उन्हें डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की या थायराइड की गोली नहीं खानी पड़ेगी, वो अपने कैंसर से अपने आप को वैसे ही रिवर्स कर पाएंगे, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मंत्रों को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करके, कुछ पिलग्रिमेज पॉइंट्स को कनेक्ट करके, तो वो सिस्टम कितना फिनोमिनल हो जाएगा। हम्म सो दैट इज व्हाट द इंटेंशन इज ऑल अबाउट। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो ये पार्ट था जिस पे कि हमने अभी तक वो काम करा था। क्योंकि मेजरली मेरा यंत्र रिलेटेड काम हो चुका, मंत्रों के तौर पे काफी सारा काम हो चुका, वास्तु और उसके हिसाब से भी हम जितनी रेमेडीज को लेकर चल रहे हैं वो भी हमारा हो गया। तो एक कंस्ट्रक्टिव पार्ट जो मेजर पार्ट्स को कवर करता है। सो डीप डिटेलिंग तो वो तो विद टाइम प्रोग्रेस होती रहेगी। अच्छा, एक मैंने जो है वो शेयर करा था पर्टेनिंग टू, जो सहस्त्र नाम लिखे थे दो मैंने, हम्म शिव अर्धनारीश्वर सहस्त्र नामावली, वो तो उसमें। बहुत पहले किया था, वो तो बहुत पहले लिखा था, आपने भेजा था उसको। सब ठीक है, तो फिर वो अब हो गया, तो फिर अब हम बुक पर आ सकते हैं अपने। हाँ, एक मैंने इसमें ये शेयर करा था, मेमोरीज स्टोर्ड इन सेल्स थ्रू आउट द बॉडी एंड नॉट जस्ट द ब्रेन। तो जो हम हम्म ओरिजिनल थ्योरी की बात करते थे, एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस एंड देयर इज ए हाँ, क्यूमुलेटिव। करेक्ट करेक्ट, वो तो शेयर जो किया था। तो जो पार्ट हम जिस पॉइंट से हमने अपने प्रोग्राम को शुरू करा था, इंसिडेंटली पूरी दुनिया धीरे धीरे उसी पार्ट की तरफ प्रोग्रेस करना शुरू हो गई है। हम्म
एक हमने जो है ये श्रीम उसके तौर पे, ये वाले वीडियो आपने स्कैन करी थी, ये वाली जो कुंडलिनी वाला हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था। हाँ, डबल कुंडलिनी वाला ना किया था जब ना। जी ठीक है। हाँ एक ये वाला पार्ट था सर। तो मेरे को जो है वो अ, सीताराम के तौर पर जो है मैं कुछ कोई चीज के ऊपर काम कर रहा था, रामचरितमानस के ऊपर। तो एकदम से मेरे को अंदर से बड़ा जोर से आवाज आई कि जो सीताराम जो हैं उनकी रामचरितमानस या फिर उनकी वाल्मीकि रामायण। अगर कोई व्यक्ति ये या ये दोनों में से कोई एक या दोनों को पढ़ता है तो उसको क्या करना चाहिए। हम्म, आपने एक टेक्स्ट पढ़ा, टेक्स्ट की हम्म, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या थी, क्यों इसको जनरेट करा गया। तो इसमें दो मंत्र मिले थे मुझे, श्रीम सीताराम कृपा नाशई सर्वरोगा, ये तो हम कर भी चुके हैं वैसे। हम्म, पर मुझे काफी सारे ये आज लास्ट के पार्ट में जो है, श्री सीताराम कृपा नाशही सब रोका। सर्व रोगा। तो कोई व्यक्ति इस वाले श्लोक को या फिर श्री सीता रघुपति शर्वती सर्वती। सर्ववती संजीवन मूरी। तो ऐसे करके ये मुझे काफी सारे मिले थे, बट मोटे मोटे ये दो जो हैं, इन दोनों का लगातार लिखने से और इनकी ऊर्जा अपने अंदर डालने से व्यक्ति के भीतर हीलिंग एबिलिटीज जनरेट होती हैं। और सेकंड वाला काफी पावरफुल है बेसिकली बिकॉज यू आर इन्वोकिंग द संजीवनी आल्सो। एब्सोल्युटली। तो मैं हीलिंग का कोर्स कर रहा हूं और मेरे भीतर हीलिंग को जनरेट करना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेड सोर्स कोड्स जो हैं वो हमारे यहाँ रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखे हुए हैं। तो जब हम्म, मैंने इस पार्ट को पूरे को स्टडी करा तो मैंने उसमें देखा कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो रामचरितमानस और रामायण का पाठ करता है, मान लीजिए कोई राजा है जो उसका पाठ करता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की पराई स्त्री या संपत्ति, हम्म, क्योंकि पत्नी को संपत्ति भी कुछ जगह कहा गया, तो पराई संपत्ति को जो हथियाएगा हम्म, उसको मार देना चाहिए। हम्म, तो राम के चरित्र को अपनाने से व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति या तो पराई स्त्री या फिर पराई संपत्ति पर जो नजर रखता है उसको मार देना चाहिए। हम्म, जो पराई संपत्ति के ऊपर नजर रखता था उस इकोसिस्टम को रावण कहते थे। हम्म, इस इकोसिस्टम का जो पार्ट था उसकी सपोर्ट फंक्शन कौन कौन सी थी, उसकी सपोर्ट फंक्शन थी मेघनाद, कुंभकर्ण, हम्म, बाली। ये सारे के सारे उस इकोसिस्टम के पार्ट थे जो कि दूसरे की संपत्ति का हरण कर रहे थे। उसके हम्म, पैरेलल राम जो है वो आए। तो राम ने जब इकोसिस्टम डेवलप करा तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, आप अगर नहीं मार सकते तो मत मारो, अपना रोल प्ले चुन लो कि आपको क्या करना है। आप सुग्रीव का रोल प्ले ले सकते हो, आप अंगद का रोल प्ले ले सकते हो,
आप हनुमान का रोल प्ले ले सकते हो, आप लक्ष्मण का रोल प्ले ले सकते हो, हम्म। भरत का ले सकते हो। ऐसे करके नल, नील, ये सब के सब रोल प्ले थे, विभीषण। तो अगर आप रामचरितमानस को अपने हृदय में दाखिल, मतलब अपने हृदय में रखते हैं और उस थ्योरी के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू क्रिएट अ इकोसिस्टम जो कि किसी भी व्यक्ति के पराई संपत्ति को ना हड़प पाए। आज की तारीख में हमारे यहाँ कितनी सारी चीजें हैं जो इस तरीके की हैं, जहां पर कि एक देश दूसरे देश की संपत्ति को हड़प रहा है। एक हम्म। व्यक्ति जो मतलब अमीर व्यक्ति है वो गरीब व्यक्ति की प्रॉपर्टी को और इन सारी चीजों को हड़प रहा है। तो समाज उस पर क्या एक्शन ले, ये मैसेज देता है रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। हम्म। तो मैं जब ये पूरा पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते एकदम से सीता बिल्कुल अलग तरह से मेरे सामने आए। हम्म। सीता वॉज द एक्चुअल। अब आप ये देखिए कि राम के हृदय में भी सीता है और रावण के हृदय में भी सीता है। हम्म। तो एक जगह वहां पर रामचरितमानस में लिखा कि रामचंद्र जी इतने बड़े योद्धा थे तो वो रावण के हृदय में उसको क्यों नहीं मार पाए, तीर को क्यों नहीं मार पाए। तो वो तुलसीदास जी ने उस जगह लिखा कि राम के हृदय में तो सीता थी रावण के हृदय में भी सीता थी, तो वो कैसे रावण के हृदय को बेचते। हम्म। तो जो अप्रोच थी, एक व्यक्ति एक पराई स्त्री के बारे में सोच रहा है, एक अपनी स्त्री के बारे में सोच रहा है, युद्ध लड़ने के लिए ये प्रधान कारण थे। हम्म। लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे इस बात के हिसाब से कि हमें पराई संपत्ति के ऊपर नजर नहीं रखनी है, तो हम्म। उसका इकोसिस्टम पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। आज हम्म। आप घर से बाहर कुछ काम करने के लिए गए, पीछे कोई आपकी कोई प्रॉपर्टी को कब्जा कर ले या कोई आपका सामान चुरा ले या कोई भी चीज करे, तो ये चोरी और इस तरीके के जितने भी काम हैं ये आपकी एफिशिएंसी को कितना इम्पैक्ट करेंगे। और 800 करोड़ लोगों के ऊपर ये एफिशिएंसी का रोल प्ले ले लीजिए, तो कितना बड़ा फर्क होगा। तो वहां पर जो है वो पूरा सिस्टम जो है, उस इकोसिस्टम को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो ये किसी ने राम सीता की कहानी लिखी। और ये लिखा कब गया, रामचरितमानस तब लिखी गई जब इस देश में अकबर जो है ये कर रहा था। और मुसलमानों के अंदर तो मतलब उनके प्रक्रिया में लिखा है कि चोरी करो और बांट लो, ये जो है उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्ट था। हम्म। तो उस दिन पहली बार जब मैं ये मंत्र ढूंढ रहा था, ये मुझे पूरा पार्ट मैंने फिर बैठ के लिखा कि हम्म। ये बना ही किस लिए है। हम्म। अगर हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को बस राम राम लिखना शुरू कर दिया कुछ। हमारे को एक्शन ये होना चाहिए कि हम उस पूरे डोमेन में कंट्रीब्यूट करें जहां पर कि कोई भी व्यक्ति दूसरे की संपत्ति को हड़प रहा हो। हम्म। तो जब आप किसी व्यक्ति की इस एस्पेक्ट से मदद करना शुरू कर दें कि भाई हम्म। देखो मैं और ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे को ये लीगल सलाह दे सकता हूँ कि भाई ये चीज ऐसे ऐसे करने से कानून की इन इन धाराओं में आप उस व्यक्ति को रोक सकते हो, पर आपको एक्स वाई जेड और चीजें भी चाहिए होंगी अपने प्रॉपर्टी को बचाने में, अपने बाकी सारी चीजों को करने में। तो ये हम्म। प्रक्रिया जो है मास लेवल तक जाएगी। आज की तारीख में देखिए, अभी इस समय कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हंगामे चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का इंडिया में बहुत सीरियस वो चल रहा है। आज से ही लॉ की डिबेट शुरू हो रही है इंडिया में। वक्फ बोर्ड में क्या था कि मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा दिया। अब तो प्रॉपर्टी उनका हो गया। तो वो प्रॉपर्टी उनका हो गया, उनका वकील उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे से कोर्ट में लड़ेगा, मेरे पास पैसे हो या नहीं हो, दैट डजेंट मैटर। हम्म। मैं उतनी बड़ी व्यवस्था से नहीं लड़ सकता। दैट इज व्हाट द लॉ इज ऑल अबाउट। तो ये जो पराई संपत्ति का जो पार्ट है जिसको जिसके लिए रामचरितमानस है, उसका रीजन ये है। हम्म। मैं इसको धार्मिक प्रक्रिया के तौर पे नहीं, राजा तो जब भी कोई काम करेगा वो सोशल इम्पैक्ट को देखकर ही करेगा कि सोशल इम्पैक्ट जो है वो कैसे। क्योंकि रोज के रोज राजा का जो काम है वो क्या है, भाई जो भी दो मुद्दे आ गए उनका जो है न्याय करना।
अब अगर सारे मुद्दे इसी बात के हों चोरी चकारी के हिसाब से, तो राजा का तो कितना टाइम वेस्ट होगा। हम्म। इसलिए एक प्रक्रिया को हाईलाइट करा गया और वो प्रक्रिया घर घर तक पहुंचाई गई। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो इस तरीके का जो है, इस तरीके से मुझे रामचरितमानस पता चली, वो बड़ा यूनिक सा तरीका था। मतलब मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी रामचरितमानस को इस एंगल से भी देखूंगा। बट वो हम्म। क्योंकि जैसे ही मैंने ये वाला श्लोक लिखा, श्री सीताराम कृपा नासई सर्वरोगा, या रघुपति सर्वति सर्वति संजीवन मूरी, तो हम्म। ऐसे करके जब ये वाला रघुपति भक्ति संजीवन मुरी, ये था ओरिजिनल इसका, जिसमें मैंने वो चेंज करा था भगति संजीवन मुरी। जब ये चेंज करा तो इसकी ऊर्जा कई गुना ज्यादा बढ़ गई। तो मैंने जैसे ही इस संजीवन मुरी और इसको दोनों को उठा के अपने अंदर डाला, और मैंने हम्म। पूछा कि आप मुझे क्या चीज बताना चाह रहे हो, तब ये मुझे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता चला। मतलब आरती वॉज ऑल्सो सरप्राइज, क्योंकि उस टाइम पे आरती भी यहाँ पर नहीं थी, आरती की वहां पर उधर वो डेथ हो गई थी। तो जब आरती आई तब मैंने उसको बताया कि मेरे को रामचरितमानस इस तरह से दिखी, हम्म। विच वॉज अ वेरी डिफरेंट पार्ट। चलिए अब अपना तंत्र तंत्र पे आते हैं। हमने पेज 73 तक कर लिया था। जी। 74 पर आते हैं। 74 में इन्होंने जो है, 74 पे वो नित्या देवी यजन यंत्र। हाँ जी, तो ये बेसिकली इन्होंने जो है पांच पांच पार्ट के ऊपर जो है ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया। हाँ। श्रीम ह्रीम अह क ए ईना ह्रीम सकल ह्रीम सकल ह्रीम श्री ललिता महाशक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि। बिंदु में 3 बार ह्रीम श्रीम ऐं सकल ह्रीम नित्य कृण्य मदद्रव्य सौ कामेश्वरी नित्यापूर। ये इसमें जो है ना सर, ये इसमें इस वाले नित्या देवी यजन यंत्र को समझने के लिए ना, इसमें एक आगे एक और यंत्र है। मैं एक सेकंड उसको निकाल दूं जरा। ये सर पार्ट 2 है आपके पास में। पार्ट 2 है, ऊपर में रखा हुआ, मैं दूसरे रूम में हूँ, लेके आना पड़ेगा। मैं ना एक इमेज शेयर कर रहा हूँ अभी व्हाट्सएप पे, वो लाने हाँ। की नहीं है, मैं सिर्फ आपको।
पार्ट टू में पेज 579 है। हाँ। वहां पर उसमें एक इमेज आई है जो इस प्रक्रिया की जिस पे हम बात कर रहे हैं, जो मैंने ये स्क्रीन पे बना भी रखा है। हम्म। ये देखिए, मैंने ग्रुप में शेयर करा है सर। हम्म। तो ये जो हमारी 16 नित्याएं जो हैं, हाँ। हम। जो ये आप। यंत्र बनता है। इम इम उम रिम रीम लरीम लरीम एम ऐम ओम ओम अम। युग वर्ण, हाँ। तो युग पहला पार्ट तो जो इसमें सर देखने का है वो ये है कि ये जो प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें हाँ। पहला अल्फाबेट कौन सा आएगा? अ आएगा या लिरी आएगा? हम्म। ये पहला पार्ट है जो स्ट्रक्चरली इसके स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं। हम्म। दूसरा पार्ट इसकी एप्लीकेशन हो गई। ये एप्लीकेशन पेज 578 पर जब आप देखेंगे, हम्म। वहां पर उन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम्म। ऐसे करके जो है वो 4 युग और चारों युग के अलग अलग अल्फाबेट्स हम्म। ये डिस्क्राइब कर रखे हैं। हम्म। अब ये अल्फाबेट जो है दो पार्ट में है, 16, 10 और 25। तो हम्म। हमारे 16 वॉवल्स हो गए, 10 सेमी वॉवल्स हो गए, 25 कॉन्सोनेंट हो गए। ऐसे हाँ। करके ये जो 51 का बाइफरकेशन जो था, इस हम्म। बाइफरकेशन के बेसिस पे उन्होंने युग निग्रह यंत्र बनाया था। हम्म। इस युग निग्रह यंत्र को नित्या के आधार पर जब डिफाइन करा गया था, तो उन्होंने इसमें ऐसे करके ट्रायंगल बनाए थे। हम्म। तो ये जो ट्रायंगल बन रहे थे, ये ट्रायंगल में मैंने जैसे यहां पर लिखा अ, ई, उ, री, लिरी, आ, ई, उ, री, लिरी, हम्म। ए, आई, ओ, औ, अं, अ। हम्म। अब ये मेरा ट्रायंगल जो है, ये मेरा एक पार्ट हो गया। अब इसी ट्रायंगल से दूसरा ट्रायंगल अगर बना दिया, तो ये दूसरा ट्रायंगल जो है वो फिर से कॉम्बिनेशन के तौर पे नेक्स्ट सेट ऑफ अल्फाबेट्स को बताएगा। हम्म। फिर तीसरा ट्रायंगल बना दिया, तो तीसरा ट्रायंगल जो है वो थर्ड सेट ऑफ अल्फाबेट्स जो हमारे डेवलप हो रहे हैं इसके बीच में, उसके बेसिस पे तो स्वर संधि और व्यंजन के प्रक्रिया कैसे क्रिएट हो रही थी, उस क्रिएशन के आधार पे ये ट्रायंगल्स जो है और इन अल्फाबेट्स के ऑर्डर में हम्म। उन्होंने पूरा कैलेंडर डिजाइन कर दिया। हम्म। ये कैलेंडर बेसिस था, जब किसी व्यक्ति के घर में बच्चा पैदा होता था, तो अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो चू की आवाज से हुआ। ये उसका सोर्स कोड है। हम्म। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे घर में जो बच्चों का नामकरण होता था, वो नामकरण का कौन से नक्षत्र चरण का कनेक्शन कौन से अल्फाबेट से था, हम्म। उसका बेसिस ये कैलेंडर था जो तंत्राज तंत्र के अंदर दे रखा है। इसके हम्म। बेसिस पे ये जब आप पेजेस देखेंगे, और ये 16, अब क्योंकि इन्होंने तो जो किताब दी है वो अपनी जो भी ऑर्डर में संस्कृत के श्लोक थे उसके तौर पे दी, बट यहां पर
पूरा हमारा कैलेंडर सिस्टम जो है वो तंत्राज तंत्र से कनेक्ट होता था, और हम एक इकोसिस्टम की बात करते थे। हम्म, इकोसिस्टम विच जनरेट्स द बीज मंत्र। हम्म, अब फॉर एग्जाम्पल 7:12 पे कोई बच्चा पैदा हुआ 15 नवंबर 72 को। तो उस टाइम पर नक्षत्र क्या था, राशि क्या थी, कौन सा चरण था, हम्म, क्या दिनमान था, हम्म, सबकी साउंड थी। एक अल्फाबेट हर जगह कनेक्टेड था। जब उस अल्फाबेट को देखा गया और मल्टीपल, जैसे मान लीजिए श, र, ई, अ, ये 4 अल्फाबेट मिले, हम्म, तो ये बीज मंत्र बन गया श्रीम। जब ये बीज मंत्र बना तो वो टाइम मीनिंगफुल हो गया। हम्म, ये कैसे पता चलेगा कि जन्म पत्री के अनुसार ये वाला समय अच्छा है या ये वाला बुरा है? ये कैसे हम्म, पता चलेगा? ये ऐसे पता चल रहा था, इसका सोर्स कोड ये था। हम्म, जब जब कोई बीज मंत्र की इस साउंड कैलेंडर में क्रिएशन हो रही थी, तब तब वहां पर वो टाइम उस व्यक्ति का बड़ा अच्छा हो जाता था। जब हम्म, जब उसके वहां पर बीज मंत्र नहीं बनता था, तब तब वो टाइम नॉर्मल माना जाता था। तो या तो अच्छा टाइम होगा या नॉर्मल टाइम होगा। खराब टाइम का तो हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। हम्म, तो ये प्रक्रिया जो थी, इसकी प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट था, जब मैंने उसको स्टडी करा, तो मैंने कहा ये हम्म, तो बहुत डीपर साइंस है, और हमें कभी उस तरीके से बताया ही नहीं गया। हम तो इसको पूजा की किताब मान रहे हैं, हम इसको कोई और हम्म, चीज थोड़ी मानते हैं। तो जब मैंने इस आधार पर ये 16 नित्याओं को देखा, तो मैंने पहला पार्ट बोला कि भाई ये 16 नित्याओं में ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा ऑर्डर कैसे चलेगा? मेरा ऑर्डर चलेगा लिरी, अ, हम्म, ई, री, उ। हम्म, सेकंड में आएगा लिरी, आ, ई, री, हम्म, उ। थर्ड में आएगा अंग, अह, ए, आई, हम्म, औ, हम्म, ह, हम्म, ह, य, हम्म, व, र, ल। हम्म, मेरा जो मात्राओं से कॉन्सोनेंट्स की क्रिएशन और इसके बाद का जो फॉर्मेट था, वो मेरा इस ऑर्डर में चलेगा। तो अगर मेरा किसी ने ऑर्डर चेंज कर दिया, आ ई कर दिया, तो मेरे हम्म, पूरे कैलेंडर पे फर्क पड़ेगा, और पूरे कैलेंडर का फर्क जो है वो हम्म, ओवरऑल हर व्यक्ति के प्रिडिक्शन सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। हम्म, अब हमारे यहाँ जो है गर्भाधारण का मुहूर्त था, तो मैं बकायदा मंत्र और समय ध्यान करके गर्भ धारण की प्रक्रिया को जागृत करने में लग रहा हूँ, और हम्म, पता चला कि मैंने तो जो है वो शिव को ध्यान कर रहा था और वहां पर बकासुर आ गया। हम्म, तो वो टाइम का जो एस्पेक्ट है वो इस तरह से इम्पैक्ट हो रहा था। हम्म, इसलिए कभी भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर की 100% प्रिडिक्शन एक्यूरेट नहीं होती। कोई हम्म, वास्तु वाला जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। हम्म, मैं बात 100% की कर रहा हूं कि आपने हम्म, भविष्यवाणी करी वो कभी गलत नहीं हुई। तो अगर 50% आपकी भविष्यवाणी ठीक हो रही है, तो वो तो प्लेसिबो इफेक्ट हो गया। हम्म, अगर 80 to 90% हो रही है, तब आपका सिस्टम जो है वो यूनिक साइंस है। और हम्म, ऐसा मुझे व्यक्ति कोई मिला ही नहीं जो 100% छोड़िए 90% एक्यूरेसी रख रहा हो। हम्म, उसका सोर्स कोड हमारे को तंत्राज तंत्र से मिलता है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी सर। अब आपका पार्ट क्या है? आप, मैंने जो भी चीज बोली उसको स्कैन करिए जरा, और फिर बताइए कि आपके स्कैनिंग में क्या चीज आ रही है।
आपका असर्शन वैलिडेट करता है डॉक्टर साहब। राइट। राइट। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें हम जब नॉमेनक्लेचर या ऑर्डर लेकर चलेंगे, हमारे को ऑर्डर पर भी ध्यान देना है। मेरा हम्म। पॉइंट हाईलाइट करने का सिर्फ इस पार्ट का था, क्योंकि हम हर जगह बाय डिफॉल्ट अ ई यू री री लेकर चलेंगे तो हम्म। वो ऑर्डर ही सही नहीं है। वी शुड स्टार्ट विथ लिरी ना। हाँ जी। लिरी आई। ये स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ याद करने के लिए। हाँ। अर्थ। हाँ। ये इसी ऑर्डर में ये चल रहा है। हाँ। तो जब ये क्रिएशन होगी, 16 नित्याएं होंगी, तो वो वाला पार्ट जो है उस तरह चलेगा। दूसरा, एक अब की बार जो है, मैं जब मंत्र लिख रहा था तो मंत्र लिखते लिखते एकदम से मेरा एक ऑर्डर बना। लक्ष्मी, त्वं श्री, वंशी। तमसी। शक्ति। शव। नहीं, लक्ष्मी मी है ये, वो वाला है। इसके बाद आएगा लक्ष्मी, हम्म। श्री, त्वश्री, सत्यई, शो। शव। इसके बाद च शा, श, शाम। शंडा, अश्य, श्री, संचय। इसको सर स्कैन करके देखिए, ये 13। 13 है, करेक्ट। और इसका बनाने का भी मैंने तरीका वही वाला था जो हम षोडशी और उसके तौर पे बना रहे थे। इस तरह से इसका जो है वो 13, ये 13 गेटवेज के तौर पर जो है, हाँ। ये मैंने 13 बीज मंत्र देखे। हाँ। तो इसका एनर्जी बहुत फिनोमिनल है, देखिए आप एक दफा। एनर्जी एनर्जी है फिनोमिनल। वो तो मैं अभी स्कैन कर रहा हूँ एक्चुअली साइमल्टेनियसली, ऐसे आप लिखते जा रहे थे मैं उसको स्कैन भी कर रहा था। तो ये जो 13 बीज मंत्र है, ये मैं अपने 13 गेटवेज के तौर पे जब इनको इन्वोक करता हूं, तो मेरे भीतर फिनोमिनल इनर करेक्शन होना शुरू हो जाता है। हम्म। मतलब ये कि मैं ये 13 बीज मंत्र को एक ऐसा बेंचमार्क डिफाइन कर लूं, जिसको यूज करने पर मैं किसी भी व्यक्ति की हेल्थ को, किसी भी व्यक्ति के वेल्थ सिस्टम को जो बहुत खराब स्थिति में है, किसी हम्म। भी घर के वास्तु को इमिजिएटली टच कर सकता हूं। हम्म। मुझे सिर्फ इसको इस ग्रिड में लिखना है। हम्म। तो ये 13 गेटवेज जो हैं, हम्म। ये हमारे आइडेंटिफाई होते हैं उस तरीके से। हम्म। मैं मेरा पार्ट समझा पाया सर? जी। तो जो हमारा जो जो मतलब क्या कहेंगे, जब हम यंत्र मंत्र और उसका सिस्टम डिफाइन करेंगे, तो ये हम्म। सिस्टम में ये 13 बीज मंत्रों का रोल बहुत स्ट्रांग होगा। जी। ठीक है सर। ठीक है तो सर। इसको जो है आज यहीं पे रोकते हैं। आपको ठीक। जब टाइम मिले दिन में, तो आप ये पार्ट 2 और कल से रख लीजिएगा, सो ठीक है दैट जी। कि मैं दोनों का पैरेलली जो है, वो थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो एस्पेक्ट है उसको हाईलाइट कर पाऊँ। ठीक है सर। कल हो सकता है शुक्ला जी भी आ जाएं, तो फिर बेटर। ओ, ओके सर। ठीक है सर। राइट सर, थैंक यू सर, टेक केयर।